कंस्टेबल की जीके सेक्शन के पहले 6 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब हम 7 टॉपिक से आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें 5 से 6 टॉपिक आज हम इस वीडियो में करें और बाकी जो टॉपिक हैं वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। अब 2 वीडियो में ये जीके कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हम जब एग्ज़ाम को थोड़े दिन रहते होंगे तब हम करेंगे। एक टॉपिक है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, दूसरा है नेशनल अवार्ड्स और तीसरा टॉपिक जो है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये हमने इसलिए अभी ये लास्ट पे रखें क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम ना हो, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए। तो अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाता है फिर ये ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ के बाद ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपके लिए ये जो 3 टॉपिक हैं ये करंट अफेयर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लेटेस्ट करंट अफेयर जो होंगे वो तब आपको करवाएंगे। बाकी जो टॉपिक है वो हम 2 वीडियो में करवा देंगे आपको। कांस्टेबल की जो जीके है 25 मार्क्स की, उसके अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, ये जो वीडियो में हम करवा रहे हैं तो इसका प्राइस हमने रखा हुआ था 399। लेकिन जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट हमें मैसेज करेंगे, 20 स्टूडेंट, उनके लिए हम डिस्काउंट देंगे 100 रुपीज़ का। तो इसका प्राइस हम 299 रखेंगे इस सीरीज़ का। जो भी सिलेबस में जीके के सिलेबस में आपके टॉपिक हैं, ये वाले सभी टॉपिक, इन सभी टॉपिक के ये नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से हमें व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप नंबर है 9469360266। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेमस प्लेसेस इन इंडिया। इससे पहले 6 टॉपिक हमने किए हुए हैं, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। हम देखते हैं फेमस प्लेसेस इंडिया में कौन कौन सी हैं। ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं सिर्फ हमने वही लाई हैं। तो सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में गोलघर है, ये कहाँ पे है? पटना में है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। पत्थर की मस्जिद, ये भी पटना में है। इसको बनाया था, बिल्ड किया गया था परवेज शाह के द्वारा। शेर शाह टम्ब, ये है सासाराम, ये यहाँ पे प्लेस एक है बिहार में, सासाराम, ये यहाँ पे है। और इसको किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? मीर मोहम्मद अलीवर खान, इनके द्वारा। विष्णुपाद टेम्पल, ये गया में है और रानी अहल्याबाई, इन्होंने इसको बिल्ड किया था। अब हम दिल्ली में जो फेमस प्लेसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। दिल्ली में देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दिल्ली में जो प्लेसेस हैं इन पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो दिल्ली की सभी प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहली है फिरोज शाह कोटला, तो इसको बिल्ड किया गया था फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा। तो प्लेसेस आपको यहाँ पे एक दिल्ली ही है, दिल्ली में दिल्ली ही प्लेस मिलेगी आपको, तो दिल्ली ही याद रखना। हौज खास, इसको बिल्ड किया गया था अलाउद्दीन खिलजी, इनके द्वारा। हुमायूं टम्ब, इसको बिल्ड किया गया था इनकी वाइफ के द्वारा, हुमायूं की वाइफ जिनका नाम था बेगा बेगम। तो इनकी हुमायूं की डेथ के बाद 14 ईयर के बाद ये टॉम्ब इनका बनाया गया था दिल्ली में। जामा मस्जिद, ये शाहजहां इनके द्वारा बिल्ड की गई थी। जंतर मंतर, ये सवाई जय सिंह इनके द्वारा। खिड़की मस्जिद ये गयासुद्दीन तुगलक इनके द्वारा। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये बिलरा फैमिली इनके द्वारा। मोती मस्जिद औरंगजेब। प्रेसिडेंट हाउस, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। पुराना किला, ये शेर शाह सूरी। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। रेड फोर्ट, शाहजहां। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिले होंगे, ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जेके सभी के सिलेबस में ये मेंशन है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सफदरजंग टम्ब, ये शुजा उद्दौला इनके द्वारा बिल्ड किया गया था। अब हम बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में जो है सबरमती आश्रम, ये अहमदाबाद में है गुजरात में, और इसको बिल्ड किया गया था महात्मा गांधी इनके द्वारा, सबरमती आश्रम। फिर है चिरार शरीफ। अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पे। तो चिरार शरीफ ये बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको बिल्ड किया गया था जैनुबुद्दीन इनके द्वारा। निशत गार्डन, ये श्रीनगर में है, जिनको बिल्ड किया गया था आसफ अली के द्वारा। नेक्स्ट है शालीमार गार्डन, ये श्रीनगर में है, इसको बिल्ड किया गया था जहांगीर के द्वारा। कर्नाटका में एक ही फेमस प्लेस है, वो है गोल गुम्बज, ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में कौन सी प्लेस? बीजापुर। तो इसको बिल्ड किया गया था यकूत ऑफ द बुल इनके द्वारा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, ये केव्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अजंता केव जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है, तो जिसको बिल्ड किया गया था गुप्ता रूलर्स इनके द्वारा। बीबी का मकबरा, ये भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है,
तो इसको बिल्ड किया गया था औरंगजेब के द्वारा। एलिफेंट केव ये मुंबई में है, महाराष्ट्र की मुंबई प्लेस में, और इसको बिल्ड किया गया था राष्ट्रकूटा रूलर्स उनके द्वारा, राष्ट्रकूटा के रूलर उनके द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र में है, कहाँ पे, मुंबई में, तो इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बिल्ड किया गया था। कैनहारी फोर्ट ये भी मुंबई में है और इसको बुद्धिस्ट के द्वारा बिल्ड किया गया था। उड़ीसा की बात करें, वहाँ का फेमस टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल, ये उड़ीसा में एक प्लेस है, पूरी वहाँ पे बिल्ड है, इसको बिल्ड किया गया था अनंता वर्मन गंगा इनके द्वारा। सन टेम्पल ये सन टेम्पल उड़ीसा में कोणार्क में है, इसको बिल्ड किया गया था नरसिम्हा देवा इनके द्वारा। अच्छा, पंजाब में गोल्डन टेम्पल, पंजाब का फेमस, ये अमृतसर में है, तो इसको बिल्ड किया गया था गुरु रामदास इनके द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान, अदाई दिन का जोमपरा, ये अजमेर अजमेर में है, इसको बिल्ड किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक इनके द्वारा। भारतपुर फोर्ट ये भारतपुर प्लेस में है, भारतपुर है कहाँ पे, राजस्थान में, वहाँ पे इसे बिल्ड किया गया था किसके द्वारा, राजा सूरजमल सिंह इनके द्वारा। अजमेर शरीफ दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह जो है ये अजमेर शरीफ में है, इसको बिल्ड किया गया था सुल्तान सयासुद्दीन इनके द्वारा। नेक्स्ट है दिलवाला जैन टेम्पल, तो इसको बिल्ड किया गया था सीधा राजा इनके द्वारा, ये कहाँ पे है, माउंट अबू, ये राजस्थान में एक प्लेस है वहाँ पे है। हवा महल जयपुर में है, जिसको बिल्ड किया गया था महाराजा प्रताप सिंह इनके द्वारा। नेक्स्ट है जागर फोर्ट, ये जयपुर में है, जिसे बिल्ड किया गया था सवाई जय सिंह इनके द्वारा। जोधपुर फोर्ट ये जोधपुर में है, राव जोधा ने इनको बिल्ड किया था। नरहनगढ़ फोर्ट ये भी जयपुर में है और इसे बिल्ड किया गया था सवाई जय सिंह इनके द्वारा। विजय स्तंभा ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ एक प्लेस है, कहाँ पे, राजस्थान में, वहाँ पे है, इसे बिल्ड किया गया था महाराणा कुंभा इनके द्वारा। अब हम तमिलनाडु की नेक्स्ट बात करते हैं। तमिलनाडु में है सेंट जॉर्ज फोर्ट, ये कहाँ पे है, चेन्नई में, इसे बिल्ड किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में दो फेमस प्लेसेस हैं, एक है चार मीनार और दूसरी है मक्का मस्जिद। तो ये दोनों प्लेस हैदराबाद में मिलेंगे आपको, और दोनों को बिल्ड किया गया है कुली कुतुब शाह इनके द्वारा। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस, आप फेमस प्लेसेस आपको मिलेंगी। पहली अगर हम बात करें वो है आगरा फोर्ट, जो आगरा में है और अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया था इन्हें। फिर है अकबर रक्षुटम, ये सिकंदरा एक प्लेस है वहाँ पे है और इसे बिल्ड किया गया था अकबर, इन्होंने इसको बिल्ड किया था। आनंद भवन ये इलाहाबाद में मिलेगा आपको, और इसको बिल्ड किया गया था मोतीलाल नेहरू इनके द्वारा। आरामबाग ये भी आगरा में है, इसे बाबर के द्वारा बिल्ड किया गया था। बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है, आसफ उद्दौला इन्होंने इसको बिल्ड किया था। छोटा इमामबाड़ा ये भी लखनऊ में है और इसे बिल्ड किया था मोहम्मद अली शाह इन्होंने। ठीक है, ये बड़ा और छोटा, इनमें डिफरेंस याद रखना और अच्छे से नाम याद रखना। दीवान ए खास ये आगरा में है और शाहजहां इन्होंने इसे बिल्ड किया था। फतेहपुर सिकरी ये भी आगरा में है और इसे अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया था। टॉम्ब ऑफ इत्माद उल दुला ये आगरा में है और इसे बिल्ड किया था नूरजहां के द्वारा। जामा मस्जिद, देखो एक जामा मस्जिद तो दिल्ली वाली है, यहाँ सिर्फ जामा मस्जिद की बात हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में है, आगरा में मिलेगी आपको, और शाहजहां इन्होंने इसे बिल्ड किया था। मोती मस्जिद ये भी आगरा में है, ये भी शाहजहां के द्वारा बिल्ड की गई थी। सतीबुर्ज ये मथुरा में है और राजा बमन दास इन्होंने बिल्ड किया था। चेसिस महल ये आगरा में है, शाहजहां ने इसको बिल्ड किया था। ताजमहल ये भी आगरा में है और शाहजहां के द्वारा बिल्ड किया गया था। अब हम लास्ट बात करें अगर, तो वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में शांतिनिकेतन ये एक प्लेस है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में मिलेगी आपको, जिसे बिल्ड किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा। फिर है बलर मार्ग, ये कोलकाता में आपको मिलेगा, इसे बिल्ड किया गया था स्वामी विवेकानंद इनके द्वारा। विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। आपके सिलेबस में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शेड्यूल पे है, 8 शेड्यूल।
वहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ लैंग्वेजेस मेंशन है, तो लैंग्वेजेस आपकी जो आती हैं वो 8th शेड्यूल में आती हैं। उसके रिलेटेड ये याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में और टोटल जो लैंग्वेज है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये फैक्ट याद रखना, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में आती हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन सी लैंग्वेज है ये पूछ सकते हैं। देखो ये है कि कौन से ईयर में किस लैंग्वेज को रिकग्नाइज किया गया था। आपसे ईयर नहीं पूछेंगे, आप ईयर याद नहीं रखना, लेकिन लैंग्वेज जो है वो याद रखना। आप ये भी नहीं याद रखना कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, ये भी याद नहीं रखना। आपको वैसे तो नाम से पता चल जाएगा, जैसे कश्मीरी है कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, लेकिन आपसे सिर्फ जो क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो 22 लैंग्वेज हैं, आपको वहाँ पे बोल देंगे कि इनके नाम दे देंगे कि कौन सी जो है वो 8th शेड्यूल में है और कौन सी नहीं है। जैसे अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज 8th शेड्यूल में है, यस और नो, अब ये कमेंट में बताओ यस और नो करके। इसका आंसर मैं इस टॉपिक के एंड में बोलूँगा, तब तक आप कमेंट करके बताओ क्या इंग्लिश लैंग्वेज शेड्यूल 8th शेड्यूल में है या नहीं। देखो वो शेड्यूल है, पहली आसामी लैंग्वेज है, फिर बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। देखो उर्दू है लेकिन इंग्लिश नहीं है, ये याद रखना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इंग्लिश नहीं है। सिंधी है और कनकई है, ये 22 लैंग्वेज है। इस टॉपिक में इतना ही था। मणिपुर, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली, ये 22 लैंग्वेज हमारी कंप्लीट होगी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर की जेकेएसएबी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 5 है। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन सी है। एक तो कश्मीरी आ जाती है, ठीक है, दूसरी डोगरी आ जाती है, तीसरी उर्दू आ जाती है, चौथी हिंदी आ जाती है और पांचवी इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये 8th शेड्यूल में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है कैपिटल एंड करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये कुछ कंट्री हैं और इनकी ये कैपिटल दी हुई है। जैसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से आप रीड कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट कंट्री है मैं सिर्फ वही करवाता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना स्मार्ट वर्क करके शार्ट करके आपको जल्दी कंप्लीट करवाया जाए, और उसके बाद हम मॉक टेस्ट लाएंगे अपने चैनल पे। देखो अफगानिस्तान का पूछ सकते हैं, ठीक है, कैपिटल काबुल है और करेंसी अफगानी है। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पूछ सकते हैं, ठीक है, इसकी कैपिटल कैनबेरा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इसकी करेंसी है। अजरबैजान का पूछ सकते हैं, ठीक है, इसकी कैपिटल बाकू है और करेंसी का नाम मन्नत है, मन्नत। बहरीन का पूछ सकते हैं, ये न्यूज़ में था इंडिया के साथ, तो इसकी कैपिटल है मनामा और जो करेंसी है वो है बहरीन डिनर। बांग्लादेश का पूछ सकते हैं, ढाका, कैपिटल करेंसी टाका। नेक्स्ट आपसे इम्पोर्टेंट भूटान का हो सकता है, भूटान की कैपिटल है टिम्पू और करेंसी है नगुल टर्म। ब्राजील का पूछ सकते हैं, ब्राजील की कैपिटल है ब्रासीलिया और करेंसी है इसकी रियल, रियल से याद रखना ब्राजील। नेक्स्ट आपसे कनाडा का पूछ सकते हैं, कनाडा की कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कनेडियन डॉलर। चाइना का पूछ सकते हैं, कैपिटल है बेजिंग और चाइनीज युआन। वहाँ पे चाइनीज नहीं देंगे आपको एग्जाम में, ये याद रखना, वहाँ पे सिर्फ ये युआन दे देंगे कि ये किसकी करेंसी है। वो आपको इजी नाम ये हटा देंगे कंट्री का पीछे से, तो ये याद रखना ये चाइना का है, चाइना की करेंसी है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको सभी रीड करने में तो आप कर लेना। इजिप्ट का पूछ सकते हैं, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, कायरो कैपिटल है इसकी, और ये करेंसी जो है इजिप्टियन पौंड है, इजिप्टियन पौंड। फ्रांस का पेरिस कैपिटल है इसकी, पेरिस, यूरो, फ्रांस, इसका जो फ्रांस में नाम है वो फ्रांस फ्रंक है, तो ऐसे यूरो आपको दे देंगे, ये इसकी करेंसी है फ्रांस की। जर्मनी की बहरीन कैपिटल है
और इसका भी यूरो जो है वो करेंसी है। इंडिया का आपको पता ही है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है और करेंसी है इंडियन रुपीज। इंडोनेशिया का जकार्ता कैपिटल और रुपया, रुपया ये जो है इसका, इसकी करेंसी है। ईरान का पूछ सकते हैं, ईरान की कैपिटल तेहरान है और करेंसी जो है इसकी रियल है। देखो इसमें RIAL है, ईरान में आई आता है ना, तो उसके भी आई आता है। तो जो ब्राजील की थी ना वो REAL रियल था। अभी हमने ब्राजील का भी रियल देखा ना, उसमें REAL था करेंसी में। और अगर RIAL पूछते हैं तो आई से याद रखना ईरान, ये ईरान की है। इराक का पूछ सकते हैं, बगदाद कैपिटल है, इराकी डिनर जो है इसकी करेंसी है। इसराइल का पूछ सकते हैं, जेरूसलम कैपिटल है और इसकी करेंसी का नाम है शेकिल। जापान का पूछ सकते हैं, टोक्यो इसका, इसकी कैपिटल है और करेंसी है येन। जॉर्डन का पूछ सकते हैं, कैपिटल अमन है और करेंसी है जॉर्डियन डिनर। काजाकिस्तान, इसकी नूरस्तान जो है वो कैपिटल है और टेंगी जो है वो इसकी करेंसी है। केन्या का पूछ सकते हैं, नाइरोबी इसकी कैपिटल है और केन्या शिलिंग इसकी करेंसी है। देखो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की करेंसी सेम है, इनका नाम है वन। ठीक है, तो इसकी कैपिटल अलग अलग है। प्यूगंग नॉर्थ में है और साउथ में जो है वो सियूल है। ऐसे याद रखना, ऐसे साउथ, सियूल साउथ। कुवैत का, कुवैत सिटी जो है वो इसकी कैपिटल है कुवैती डॉलर जो करेंसी है। मलेशिया का पूछ सकते हैं, कुलालमपुर ये कैपिटल है, रिंगिट इसकी करेंसी है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम करवा रहे हैं आपको यहाँ पे। नेपाल का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। काठमांडू ये इसकी कैपिटल है, नेपाली रुपी ये इसकी करेंसी है। पाकिस्तान का पूछ सकते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल है, पाकिस्तानी रुपी जो है वो इसकी करेंसी है। पैलेस्टाइन का पूछ सकते हैं, रमाला ईस्ट जेरूसलम जो है कैपिटल है पैलेस्टाइन की और जो करेंसी है वो है पैलेस्टाइन पौंड। कतर का पूछ सकते हैं, कतर का दोहा कैपिटल है और कतरी रियाल इसकी करेंसी है। रशिया का मास्को कैपिटल है और रुबली, आर से याद रखना, ऐसे भूल जाते हैं, ये ट्रिक बता रहा हूँ। रुबली जो है ये रशिया की करेंसी है। सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल भी सिंगापुर है और डॉलर है सिंगापुरी डॉलर। साउथ अफ्रीका का पूछ सकते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका की देखो अलग अलग कैपिटल है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है प्रिटोरिया है, केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्रीफोंटेनिया ये जुडिशरी कैपिटल है। ठीक है, और ये इसकी जो है वो करेंसी है। श्रीलंका का पूछ सकते हैं, कोलंबिया जो है ये कैपिटल है और ये इसकी करेंसी है। सारिया का, ये इसकी कैपिटल है और ये इसकी करेंसी है। ताइवान का पूछ सकते हैं, ठीक है, इसका नाम भी वैसे इजी है, ताइवान से ताइपेई ये इसकी कैपिटल और ये ताइवान की, ताइवान डॉलर की करेंसी आ गई। तुर्की का इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंकारा इसकी कैपिटल और तुर्किश लीरा ये इसकी करेंसी। वियतनाम का पूछ सकते हैं, वियतनाम की कैपिटल याद रखना हानिया और इसकी करेंसी है डोंग। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने किए। अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके सिलेबस में मेंशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपसे इन पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो इन पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब ऐसा नहीं कि आप इसके पूरे फंक्शन ये सब डिटेल में जाओ, कुछ जेके एस के कांस्टेबल के एग्जाम में तो आएगा नहीं। हाँ, अगर आप जेके पीएससी या यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको डिटेल में जाने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलेगा आपको। वहाँ पे कंट्री का नाम देने के चांसेस कम है, ज़्यादातर वो प्लेसेस के नाम देंगे, जैसे न्यूयॉर्क, ठीक है, वेस्टिंग दे देंगे, ऐसे नाम दे देंगे, वेस्टर्न डीसी ऐसे नाम। तो न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड, यूएन वुमेन,
और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन सब का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, वेस्टिंगटन डीसी, इन दोनों का आपको मिलेगा वेस्टिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वर्ल्ड डब्ल्यू इसका भी सबका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। पीडीएफ से आप रिवाइज कर लेना, पेड बैच में हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। तो यूनाइटेड नेशनल एआईडीएस, ये भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। बात करते हैं पेरिस जो फ्रांस में है, इसका हेडक्वार्टर, ये किस किस का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, ठीक है, एक यूनेस्को का है, वो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब वेना ऑस्ट्रिया में जो है वो 3 हेडक्वार्टर हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन के, एक यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और लास्ट पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल, अब हम बात करते हैं लंदन में जो है 2 हैं, आईएमओ और कॉमनवेल्थ नेशन, इनके हेडक्वार्टर लंदन में मिलेंगे। और तीसरा किसका है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी लंदन में मिलेगा, ये तीनों के। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इटली में मिलेगा, रोमी इटली में इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो का हेडक्वार्टर जो है ये बेल्जियम में ब्रुसेल में है। यूनिवर्सल पोस्टेज यूनियन, ये स्विट्जरलैंड में मिलेगा, बर्नी में। इंडोनेशिया में क्या मिलेगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान, ठीक है, एशियान की जो एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। एपैक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन, इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा सिंगापुर क्वीन स्टोन में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये बैरिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये अबू धाबी में मिलेगा। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये नेपाल में मिलेगा आपको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ये जद्दा सऊदी अरब में है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये आपको कहाँ पे मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, इसका मॉरिटिश इबनी में मिलेगा। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका आपको मिलेगा नॉर्थ क्लोरियन में हेडक्वार्टर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये आपको मिलेगा नेदरलैंड में द हॉगी प्लेस में मिलेगा आपको, इसका द हॉगी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुसानी स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका कोलोंगनी, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN कहते हैं, इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स, ये पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है इसका। यूनैप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका आपको मिलेगा नाइरोबी केन्या में हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, तो इसका आपको मिलेगा हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, तो इसका आपको मिलेगा हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रेलिया में। यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका हेडक्वार्टर मिलेगा टोरिन इटली में। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मोंट्रियल कनाडा में मिलेगा आपको हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में मिलेगा। तो इटली में आपको मिलेगा फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन फॉर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मिलेगा आपको मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर, इसका टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा टोक्यो जापान में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है,
इसका द होगी नेदरलैंड में मिलेगा आपको। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएन हैबिटेट, इसका निबोरिया केन्या में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका रोम इटली में। यूनाइटेड नेशनल ओरल्स, इसका आपको न्यूयॉर्क यूएसए में मिलेगा हेडक्वार्टर। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन राइट वाला, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और किसका है? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज या ह्यूमन राइट, इन दोनों का एक ही जगह हेडक्वार्टर है जो कि है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्स एंड एशियन, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। सबसे पहले सार्स की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, एक ये चीज पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसके मेंबर कौन कौन है। मेंबर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अगर आप मैप देखोगे तो ये सभी कंट्री इंडिया की नाइबर कंट्री हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में वहाँ पे आपको रशिया दे देते हैं या फिर यूएसए दे देते हैं, तो ऐसे दूर दूर की कंट्री नहीं है। लेकिन एक चाइना से कंफ्यूजन ना हो जाना, देखो सार्स चाइना इसका मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर, वो काठमांडू नेपाल में है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, कॉपरेशन को स्ट्रेंथ करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ठीक है। ये इसके एरिया ऑफ कॉपरेशन है। बस इतना ही पूछेंगे सार्स से आपको। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि जो सार्स है, इसकी पहली मीटिंग फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था? वो ढाका में हुआ था 1985 में। उसके बाद एशियान पे पूछ सकते हैं। एशियान की फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसमें 10 कंट्रीज हैं। अब पूछेंगे कंट्री कौन कौन सी है, ये 10 कंट्री याद रखना। देखो इंडिया इसमें नहीं है, इसमें एशियान में इंडिया नहीं है, ये याद रखना। ये 10 कंट्रीज ये वाली हैं। उसके बाद ये पूछेंगे कि ये इस्टेब्लिश कब हुई? ये 1967 में इस्टेब्लिश की गई, किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। ये याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव है पीस को प्रमोट करना, स्टेबिलिटी रीजन में लाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस हो, ठीक है, कल्चर डेवलपमेंट हो, और ऐसे जो इसके ये रूल ऑफ लॉ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे थोड़ा लेंथी टॉपिक आपका हो जाएगा, वो है एवरीडे साइंस, ठीक है। एवरीडे साइंस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं डेली लाइफ के रिलेटेड, तो जो है वो हम आपको करवा रहे हैं। सबसे पहले हम बायो के कुछ क्वेश्चन करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? वो सेल होता है। कौन सा मालिक्यूल जो है वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को? वो डीएनए में, डीएनए जो है वो कैरी करता है। अच्छा, जो ये प्लांट होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को अपने फूड में, तो उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसे, ठीक है। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल की पावर हाउस क्या होते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को पंपिंग करना पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी? ये हार्ट का काम होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पिगमेंट दैट गिव स्किन इट इज कलर? जो स्किन को कलर देता है वो पिगमेंट जो होता है वो होता है मेलानियन, मेलानियन। रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का वो स्किन होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट? जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? वो सेलिब्रम, सेलिब्रम कंट्रोल करता है। एंजाइमी एम्बलीजी का रोल क्या होता है? इसका रोल होता है टू ब्रेक डाउन स्ट्रेचेस इनटू शुगर्स, ये इसका रोल होता है। केमिस्ट्री के कोई देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला वाटर, ये आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, H2O। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? एक केमिकल एलिमेंट्स का एक टेबुलर अरेंजमेंट है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। व्हाट एलिमेंट है द केमिकल सिंबल O? O किसका सिंबल है? ये ऑक्सीजन के लिए है।
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स, वो है कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज पीएच रेंज ऑफ एसिड, एसिड की पीएच रेंज होती है 0 to 7। व्हाट इज केमिकल फार्मूला फॉर ओजोन, ओजोन का फार्मूला होता है O3। व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर देता है, वो होते हैं कैटलिस्ट। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग डायरेक्ट इनटू गैस, सॉलिड को अगर कोई सॉलिड चीज है उसे गैस में कन्वर्ट करना होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। अब है कि कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए किस एलिमेंट का यूज किया जाता है, वो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन फिजिक्स पे करेंगे। लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की क्या स्पीड होती है, देखो वो इसकी स्पीड होती है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। जो रिलेटिविटी की थ्योरी है इसे डेवलप किसने किया था, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन भी रीड करनी है तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। पीडीएफ परचेज करने के लिए कंप्लीट जीके की पीडीएफ, ठीक है, ये सिर्फ इस लेक्चर की नहीं, कंप्लीट जितने भी लेक्चर आपके सिलेबस में मेंशन हैं जीके के, जो 25 मार्क्स की जीके सिर्फ उसी के परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करो 9469360266। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो ग्रेविटी होती है जो अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पर, ये याद रखना। व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये प्रिंसिपल है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, जैसे शैट में हम एच जेड कहते हैं, ठीक है, और ऐसे हट हीट, ये जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। वट प्रिंसिपल एक्सप्लेन वाई एयरप्लेन्स कैन फ्लाई, एयर एयरप्लेन कैसे फ्लाई कर सकता है, ये कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, यह है बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका स्पीड स्प्रीड जो है ये सेक्रेट क्वांटिटी में होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में होती है, ये अब याद रखना, स्पीड का ऐसे याद रखना सेक्रेट और वेलोसिटी का याद रखना वी से वेक्टर। अब लॉ ऑफ इंटेरिया ये क्या है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, और क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो लॉ ऑफ इंटेरिया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, वो ओ एच, ये ऐसे और सिंबल इसका ये वाला याद रखना, ये इसका सिंबल है। अब कुछ अर्थ के रिलेटेड क्वेश्चन जो साइंस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड, जो अर्थ के सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना वो क्रस्ट होती है, ठीक है, उसे क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट जो है इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। व्हाट काज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्यों होता है, देखो ये प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है जिसमें ये कहा गया था कि जो जैसे माइनर बहुत सारी प्लेट हैं और मेजर जो है वो 7 प्लेट्स हैं जो कि अर्थ के नीचे हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये मूव करती रहती हैं और इनकी वजह से ही अर्थक्वेक आता है। प्लेट टेक्टोनिक, द मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट मिलियन ऑफ ईयर अगो, जो देखो सुपर कॉन्टिनेंट क्या था, ये कि आज क्या है, आज आपको अर्थ मिलेगी अलग अलग, जैसे अगर आप मैप देखोगे तो इस साइड पे आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, इस साइड पे आपको नीचे ये मिल जाएगा साउथ अमेरिका, बीच में आपको ये वाली स्पेस मिलेगी, यहाँ पे क्या ओशन है, ये ओशन है, फिर आपको इधर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये यूरोपियन कंट्री मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, इधर आपको रशिया मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो एशियन कंट्री इंडिया चाइना वगैरह इधर ये मिल जाएंगे, ठीक है, और इधर साउथ अफ्रीका, इधर ये इस कोने में
एक मिनट, इस कोने में, इस कोने में आपको साउथ अफ्रीका वगैरह वो कंट्रीज मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे बात हो रही है, सबसे पहले क्या था कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर अगो क्या था कि ये कॉन्टिनेंट एक ही था। ऐसा नहीं था बीच में ओशन है, ये है वो है, ओशन साइड पे होता था, तो ये एक ही था कॉन्टिनेंट, उसका नाम था पेंगिया। उसके बाद ये कॉन्टिनेंट ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होते होते ये से अलग चला गया, ये नॉर्थ अमेरिका बन गया, ये साउथ अमेरिका नीचे बन गया, ये बीच में इनके थोड़ा सा ये वाला गैप बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये यूरोप इधर बन गया, ये एशियन कंट्री और बीच में ये ओशन ओशन ये गैप बन गया, उसके बाद इनका ब्रेक डाउन हो गया। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर सर्कल फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक? ये प्रोसेस कौन सा होता है, ये वाटर सर्कल कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज फाउंड फ्रॉम मेल्टन लावा? जब लावा मेल्ट होता है उससे जो रॉक फॉर्म होती है वो इग्नियस रॉक होती है। तो जो सेडिमेंट होते हैं, जैसे ये रिवर है, ठीक है, ये कुछ हाँ, चीजें लेके जा रहा है, छोटे छोटे पत्थर लेके जा रहा है, जो मिट्टी लेके जा रहा है, ये चीजें, ये सेडिमेंट्स जो लेके जा रहा है, ये जब इकट्ठे होते हैं कहीं पे तो इसकी भी राख बनती है, उसे कहते हैं सेडिमेंट रॉक, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज फाउंड फ्रॉम द accumulation ऑफ सेडिमेंट्स? वो होती है सेडिमेंट्री रॉक। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट फॉर्म में आपको मिनरल मिलेगा वो है क्वार्ट्स, क्वार्ट्स मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस? ठीक है, एक प्रोसेस में से वेदरिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, और भी बहुत प्रोसेस होते हैं, तो वेदरिंग इसका एक प्रोसेस है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल? इसे शॉर्ट में मोहो कहते हैं, तो ये इसका नाम है, मोरोकोविक डिस्कॉन्टिनेंट। देखो अर्थ क्रस्ट जो है और उसके नीचे जो मेंटल है, इन दोनों को जो अलग करने वाली बाउंड्री है उसे मोहो कहते हैं। व्हाट काज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट काज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? देखो इसका रीजन होता है द मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन इन द अर्थ पोर्टल कोर। देखो क्या होता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये जनरेट किया जाता है किसके द्वारा, जो अर्थ का outer कोर होता है, ठीक है, ये इनर कोर हो गया, ये बाहर इसका outer कोर हो गया। ये क्या करता है, इसमें जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है और क्या होता है इसमें, निकल होता है, आयरन निकल वगैरह, उनकी जब मूवमेंट होती है तो वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोजेस्ट प्लांट टू द सन? तो सन के सबसे क्लोज जो प्लांट है वो मरकरी है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? जो हमारी गैलेक्सी है इसका नेम है द मिल्की वे। उसके बाद आता है लाइट ईयर कौन सा होता है, व्हाट इज लाइट ईयर? ए मेजर ऑफ डिस्टेंस। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये पहला पर्सन था जिन्होंने मून पे वॉक किया था, और कब किया था, जुलाई 1969 में। तो कौन सा मिशन था ये, अपोलो 11 मिशन था, इस मिशन में इन्होंने वॉक किया था। अच्छा, लार्जेस्ट प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो जुपिटर है, ठीक है। अब है सुपरनोवा क्या होता है? देखो सुपरनोवा एक स्टेलर एक्सप्लोजन होता है, ये एक्सप्लोजन होता है एक स्टेलर का, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मून ऑफ सैचर्न। सैचर्न का जो सबसे बड़ा मून है उसका क्या नाम है, उसका नाम है टीटन, टीटन। अब कोमेट क्या होता है? एक क्लिस्टर ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ आइस डस्ट रॉकी मटेरियल, इसका ये कंपोज होता है, इसे कोमेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर प्लास्टिक आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम? व्हाट इज द टर्म फॉर प्लानिट? प्लानिट है, देखो उन्हें कहते हैं एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से आउटसाइड है, प्लैनेट एक्सोप्लैनेट कहते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द सन एनर्जी? सन की एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम साइंस के देखते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड? इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी।
व्हाट इज द प्राइमरी गैस फाउंड इन द सन, सन में सब प्राइमरी गैस जो पाई जाती है वो हाइड्रोजन पाई जाती है। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट इज ऑन फूड यूजिंग सनलाइट, वो एटोट्रैप होते हैं जो कि खुद का फूड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो केल्विन होता है, केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, तो अर्थ पे सबसे जो हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है वो डायमंड होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ फंगी, फंगी की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन होता है। जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना खुद बना लेता है उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, अभी हमने रिपीट किया, उसे एटोट्रैप कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है, ये वाला भी रिपीट हुआ है कि हार्डेस्ट जो है अर्थ पे नेचुरल मटेरियल वो डायमंड होता है। उसके बाद है व्हाट इज द टर्म फॉर ए सब्सटेंस दैट स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, ये कैटलिस्ट कहते हैं इसे। अर्थ के जो फिजिकल फ्यूचर होते हैं उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं, उन्हें जियोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी, मोस्ट कॉमन टाइप के जो स्टार पाए जाते हैं इसमें जो मिल्की वे गैलेक्सी में वो होते हैं रेड डॉर्फ, रेड डॉर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे क्या ग्रीन प्लांट जो प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन का किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, किसके थ्रू, यूजिंग सनलाइट। इस प्रोसेस पूरे को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं अनाटोमी, अनाटोमी। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बाइनरी फिशन प्रोसेस होता है ये सब कुछ आपको भूल जाएगा। आप पीडीएफ परचेज करो और पीडीएफ से याद करते रहना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप पीवाई के उठा के देख सकते हो। व्हाट इज द टर्म फॉर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम ए गैस टू लिक्विड, जब गैस से लिक्विड होता है और उसे कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन। व्हाट इज केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इसे CO2 कहते हैं, ये केमिकल फार्मूला है इसका। व्हाट इज टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स इट ऑन सेल, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ये अपने ही सेल को अटैक करता है तो उसे कहते हैं एटो इम्यूनिटी। वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, डिस्कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ DNA, उनका नाम था जेम्स वाटसन और दूसरे थे फ्रांसिस क्लर्क। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो वो रीड करूंगा, ऐसे लेक्चर लेंथी हो जाएगा, बाकी आप पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, जो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट लगेगा ये एडिशनल साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, गोल्ड का सिंबल पूछ सकते हैं आपको AU। रेड प्राणी ये पूछ सकते हैं, ये मार्स को रेड प्लानिट कहते हैं, रेड प्लानिट किसे कहते हैं, मार्स को कहते हैं, ये याद रखना, मार्स को जो है रेड प्लानिट कहा जाता है। ठीक है, मार्स को। उसके बाद पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में, ठीक है, और पूरी यूनिवर्स की बात की जा रही है तो वहां पे सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, वो है फोर्स इक्वल टू मास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्सीलरेशन से, शॉर्ट में F इक्वल टू ma कहते हैं। व्हाट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, ब्लड को फिल्टरिंग करने वाली किडनी होती है। फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का जो सेल्सियस होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्योर वाटर का जो pH लेवल होता है वो 7 होता है, 7 लेवल पे प्योर वाटर होगा। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, इसको डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फिल्म के द्वारा। लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी वो है फीमूर, फीमूर जो है ये सबसे बड़ी बोन है, हड्डी है ह्यूमन बॉडी की। प्लांट जो गैस ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, टेबल साल्ट का फार्मूला है NaCl सोडियम क्लोराइड।
उसके बाद है सबसे ज़्यादा जो मेटल पाया जाने वाला अर्थ क्रस्ट में, वो मेटल पाया जाता है अल्युमिनियम। उसके बाद है सबसे छोटा प्लांट जो है हमारे सोलर सिस्टम में, वो है मरकरी। उसके बाद है कौन सा प्रोसेस है जो सेल को डिवाइड करता है या जिससे सेल डिवाइड होते हैं, वो है मिटोसिस प्रोसेस। उसके बाद है कौन सी फोर्स है जो प्लानिट को घुमाती रहती है सन के अराउंड प्लानिट्स को, वो ग्रेविटी है। नेचुरल गैस के मेन कंपोनेंट क्या है, वो है मीथेन। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर कॉल्ड, साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी कहते हैं ह्यूमन का माइंड जो है और ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेल लैक्स ए न्यूक्लियस। देखो जो ये प्रोकारियोटिक सेल होते हैं ना, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ फॉर द एलिमेंट आयरन, आयरन का सिंबल है Fe। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है कौन सी गैस जो है मेन कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, जिसका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट। जो ऐसे एनिमल जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एन ऑब्जेक्ट, वो मास है। एटॉमिक बम नंबर ऑफ कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर होते हैं कार्बन के। जब किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंज आती है उसे म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, वो प्रोटोनियम है। हेरिडिटी का बेसिक यूनिट जीन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गेनिज्म हार्ट होता है, हार्ट ही पंपिंग करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम, इस गैलेक्सी का नाम है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को कंटेन किया हुआ है, यह है द मिल्की वे। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, वो Na है। जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, उसको लिक्विड वेपर में जो कन्वर्ट होता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहते हैं। जो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, वो स्किन है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स, वो ट्रांसपायरेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, वो सेलुलोज कहते हैं उसे। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन, मीथेन का फार्मूला है CH4, ये याद रखना। जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है उसको लैक्टेज कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। फोटोसिंथेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, जिससे ग्रीन प्लांट जो है अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग मिनरल, सबसे हार्डेस्ट जो होता है वो डायमंड होता है। जो मेन एलिमेंट होता है स्टील में, वो आयरन का होता है। What is term for the amount of energy required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, उसको क्लोरिया कहते हैं, इस टर्म को क्लोरिक कहते हैं। What is the term for a positive charge iron, इसको कैशन कहते हैं। What is the main gas exhaled by humans, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। What is the term for the splitting of a heavy nucleus into two lighter nuclei, इसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। What is the main pigment responsible for photosynthesis in plant, प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो होती है उसके लिए मेन जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जो आपके एवरीडे साइंस मेंशन है आपके सिलेबस में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। PDF को परचेज कर लेना। एग्जाम से पहले 3-4 बार इस PDF को रिवाइज करके जाना, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा सेम आएगा एग्जाम में आपको देख के याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड फाउंड इन द स्टोमच, स्टोमच में देखो ह्यूमन स्टोमच में जो एसिड पाए जाते हैं वो हाइड्रोलिक एसिड होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो है चार्ल्स डार्विन। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ कोर,
अर्थ कोर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो आयरन होता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका CO2 होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनेली दैट प्रोड्यूस एनर्जी इन द सेल, वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी किसमें, सेल में। ये कौन से होते हैं, माइक्रोपोन्डिया। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, वो फॉस्फोलिपिड्स। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस, इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है ना वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। What is the term for the amount of matter in a given volume? Density. What is the main source of energy for the earth? अर्थ के लिए तो सन ही मेन सोर्स है एनर्जी का। What is the term for the tendency of an object to resist a change in its motion? वो inertia होता है। What is the name of the process by which plant absorb carbon dioxide and release oxygen? वो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस होता है। What is the term for the process by which a solid change directly into a gas? देखो अब यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है, सॉलिड चेंज होता है गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट, जो फ्रिक्शन कहते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, उसे आइटम कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर अमोनिया, जिसे NH3 होते हैं। देखो एवरीडे साइंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आ सकते हैं, और वो सभी हमने इस PDF में मेंशन किए हैं। आप परचेज कर सकते हैं इस PDF को। अगर हम सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। हमारा जो है मेन फोकस है कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिए, वो ऐसे इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट थे करवा दिए। हमारा मेन फोकस रहता है कि आपको स्मार्ट वर्क करवाया जाए, ना कि हार्ड वर्क में हर चीज़ आपको घुसाई जाए। अगर आपको हार्ड वर्क ही करना है तो आप बुक परचेज करो, हर चीज़ वहाँ पे डिटेल में दी हुई है, और बुक्स को रीड करते रहो आप। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है कि जो एग्जाम की डिमांड होती है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतना पढ़ के आपको अच्छे मार्क्स लेके एग्जाम को क्वालिफाई करना है। कट ऑफ से 15 से 20 मार्क्स आपको ऊपर लाने हैं। अगर आपके कट ऑफ मान लो 100 मार्क्स का है, तो कट ऑफ अगर इसका 85 आप मान के चलते हो, 85 के अराउंड, तो आपके अगर 95 तक आ जाते, तो 95 का टारगेट रख के आपको चलना है। तो वो अगर स्मार्ट वर्क से आप ले सकते हो, स्मार्ट वर्क बेस्ट रहता है। अगर हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क करो, लेकिन हार्ड वर्क में टाइम भी लगता है। अगर एक दूसरे का एग्जाम हो जाता है थोड़े दिन में, तो स्मार्ट वर्क की आपको ज़रूरत है। तो हमने उसी हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से आपसे ये क्वेश्चन निकाल के लाए हैं और ये नोट बनाए हैं। तो इसलिए इस PDF को परचेज कर लो, आपके लिए भी आसान रहेगा एग्जाम तक चीज़ें रिवाइज करना। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें है स्पोर्ट्स टर्म्स, ठीक है। देखो आप ये जो कंस्टेबल का सिलेबस है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्चुअल है। आपको रट्टा लगाना है, अब मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं आपको रट्टा ही लगाना है। ज़्यादातर चीज़ों में, बहुत कम ही ऐसी चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडिंग के लायक हैं, अदरवाइज आपको रट्टा ही लगाना है। देखो ये कुछ स्पोर्ट की एथलीटिक्स में ये टर्म आती हैं, ठीक है, जैसे रिले, ट्रैक, लेन, पोटो, फिनिश। तो ये आपको टर्म दे देंगे कि ये कौन सी स्पोर्ट के रिलेटेड है। फिर आपको नीचे ये बास्केटबॉल की कुछ टर्म दे देंगे, जैसे फ्री थ्रो, कॉमन फॉल, ये किस में आता है, टेक्निकल फॉल, ओवरहेड एक्स्ट्रा। तो ये उसमें बास्केटबॉल में आता है। अब मैं आपको यहाँ पे ये रीड करके बोलूँगा, ये अब बाद में भूल ही जाओगे। ये जो चीज़ है इसको आपको PDF परचेज करके ही ये चीज़ें आपको रीड करनी है, ठीक है। 3-4 बार जब आप ओवरव्यू कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा कोई कौन सी कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि बैठ के रटने लग जाओ, वो भूल जाए फिर रटो। अब बस डेली रीड करते रहना। 5 से 6 बार जब आप सिंगल रीड कर लोगे ना, तो आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। ये स्पोर्ट का टॉपिक था आपका, इसमें हमने सभी स्पोर्ट के रिलेटेड चीज़ें डाली हैं, ठीक है, सभी डाली हैं। बाकी हम इसको अपडेट करेंगे जब एग्ज़ाम पास आएगा, तो जो करंट अफेयर के रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम अपडेट करेंगे। बाकी जो स्टैटिक है, स्टैटिक सेक्शन हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो PDF को परचेज कर सकते हो आप और रीड कर सकते हो। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। इस टॉपिक पे स्पोर्ट्स वाले टॉपिक पे, हुक पास टर्म बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, ठीक है। ये हुक पास जो है ये टर्म, ये कौन से स्पोर्ट के रिलेटेड है, बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल। तो देखो ये बास्केटबॉल के रिलेटेड है। देखो ऑप्शन भी कितने सिमिलर होंगे, बास्केटबॉल और बेसबॉल।
द टर्म पुंटर इज रिलेटेड टू विच गेम? ये फुटबॉल के रिलेटेड है। ब्लू आइज इज ए टर्म लिंक टू विच स्पोर्ट? ये शूटिंग के रिलेटेड है। पार्टिसिपेंट इन द स्पोर्ट आर कॉल्ड पुगलेट, ये किसके रिलेटेड है? बॉक्सिंग के रिलेटेड है। जो बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जो भी प्लेयर, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुगलिस्ट कहते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक्स ये किसके रिलेटेड है? ये स्विमिंग के रिलेटेड है। अब ये स्पोर्ट्स सेक्शन में ही आता है, वही टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट एंड गेम्स। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नेशन है उनकी जो जो गेम है वो बता देते हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम है टेनिस एंड क्रिकेट। कनाडा की है लक्रोस। ठीक है, यहाँ पे जापान की जूडो आ गई, यूएसए का बेसबॉल आ गया। अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन है? मलेशिया है, इसका बैडमिंटन आ गया। इंडिया का हॉकी और कबड्डी आ गया। चाइना का टेबल टेनिस आ गया। इंग्लैंड का क्रिकेट और फुटबॉल आ गया। फार्मर्स वोमेन जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, फार्मर्स वोमेन, तो वो यूनियन फुटबॉल है उसका। वैसे सभी कंट्री का हमने किया है। उसके बाद 14 नंबर पे आपके सिलेबस में मेंशन है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। इस टॉपिक को अगर आप अपनी रियल लाइफ के साथ लेके चलोगे, आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं वो देख के चलोगे, तो ये टॉपिक आपको कभी भी नहीं भूलेगा और कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको हमेशा याद रहेंगे एग्जाम में। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, खरीफ क्रॉप्स। 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं। पहले हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की, ठीक है? ये क्या होती हैं? देखो, इन्हें मानसून के सीज़न में इन्हें मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। मानसून के सीज़न में ये उगाई जाती हैं। मानसून का कौन सा सीज़न होता है? ये ऑलमोस्ट होता है जून से लेके सितंबर तक के मंथ जो होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3-4 महीने। तो इनमें इन क्रॉप्स के लिए मानसून के सीज़न में है, तो नेचुरली बात है कि इनको पानी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है? पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो जो सीज़न होता है, जो वेदर होता है, ठीक है? वाटर तो ज़्यादा चाहिए होता है। और उसमें क्या होता है, ये कौन-सा होता है? विंटर का सीज़न होता है या फिर समर का होता है? तो जून से सितंबर तक तो समर का ही होता है। तो जो इनको शूट करेगा वो हॉट वेदर शूट करेगा, ठीक है? अब आपके सराउंडिंग आप चीज़ें देखते होंगे जब आप कहीं जाते हो। अगर आप विलेज में रहते हो तब तो आपको पता होगा, अगर आप विलेज में नहीं रहते हो तो कहीं आगे पीछे जाते हो, तो जब आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस महीने में कहीं जाते हो तो आपको आगे पीछे राइस मिलते होंगे, ठीक है? जो खेत में लगाए जाते हैं राइस। उसके बाद आपको मक्की मिलती होगी। कॉटन कॉटन आपने शायद नाम भी देखा हो, तो मेज़, राइस और मेज़ ये तो देखा होगा, ठीक है? बाजरा भी आपने देखा होगा। तो इसमें कॉटन भी आ जाता है। तो ऐसी जो क्रॉप्स हैं ये खरीफ क्रॉप्स होती हैं और ये उगाई जाती हैं जून से लेकर सितंबर के मंथ में, ठीक है? ये आपको कभी नहीं भूलेगा, अपने रियल लाइफ के साथ कंपेयर करके चलो इसे, देखते चलो। उसके बाद राबी क्रॉप्स आती हैं। राबी क्रॉप्स ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, विंटर में क्रॉप्स, ठीक है? विंटर कब स्टार्ट होता है? ठीक है, अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर या नवंबर का महीना है, तो अभी आपने देखा होगा आपने जो है वो अपनी स्वेटर, हुडीज वगैरह निकाल दी होंगी और पहनना शुरू कर दी होंगी आपने, ठीक है? तो ये कब तक अभी अगर आप कोई चीज़ जैसे वीट होती है, अभी वीट का सीजन चल रहा है, तो गाँव में जान रहते हैं वो जानते होंगे। तो अगर अभी आप वीट को लगाओगे तो काटोगे कब? ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद, 4 महीने के बाद। तो 4 महीने के बाद क्या होगा? अभी नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी मार्च का टाइम होगा, ठीक है? तो अप्रैल भी हो सकता है बीच में। तो तब तो अभी जो ये विंटर का सीजन होता है, ठीक है? इसमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है इतना, जो भी क्रॉप्स होती हैं। और ऊपर से वेदर कोल्ड होता है, ठीक है? कोल्ड वेदर होता है और पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो कौन कौन सी ऐसी क्रॉप होती है? वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गए, ऐसी चीज़ें ये रबी क्रॉप्स में आती हैं। अब जेद क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ठीक है, ये उगाई जाती हैं मार्च से लेके जून के बीच में। अगर आपको याद हो मार्च, फिर जो मई का मंथ आता है, मई से मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है? तो कितनी गर्मी होती है, कितनी धूप होती है और बारिश भी नहीं होती है, ठीक है? वेदर आर में ड्राई होता है, ठीक है? वार्म होता है, ड्राई वेदर होता है। वो डेज लॉन्गर डेज होते हैं, बड़े-बड़े दिन होते हैं ना इस महीने में। तो इनमें ज़्यादातर क्या होता है? इसमें ये फ्रूट्स का सीज़न होता है। आपको पता होगा अप्रैल में क्या होते हैं, फूल वगैरह पेड़ों के साथ, हर चीज़ के साथ। तो फ्रूट्स याद रखना, वहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ये सीज़न होता है। तो ज़ैद क्रॉप्स में ये आ गया। अभी हमने टाइप देख ली, खरीफ टाइप,
ठीक है। ये इन्हें लगाया जाता है जून जुलाई में, और इन्हें काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। तो कौन कौन सी होती है? राइस, मेज, जोहर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये कौन कौन से रीजन में होती है, ये वाले रीजन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको टेबल पीडीएफ में मिल जाएगा, और आप ये सभी याद कर सकते हो। यहाँ पे जो मेन चीज थी वो आपको हमने समझा दी। अब यहाँ पे क्रॉप्स वाले क्रॉप्स एंड क्लाइमेट से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है किस चीज़ की कौन सी है। जैसे वीट की टॉप प्रोड्यूसिंग आती है उत्तर प्रदेश, राइस में वेस्ट बंगाल, ग्राम में मध्य प्रदेश, बालरे महाराष्ट्र में, बाजरा ये भी महाराष्ट्र में, शुगर कैन ये उत्तर प्रदेश में होती है, पोपी ये भी उत्तर प्रदेश में, कोकोनट केरला में होता है, लिनसीड मध्य प्रदेश में, ग्राउंड नट आंध्र प्रदेश में, रेप एंड मस्टर्ड ये राजस्थान में, सीसम ये उत्तर प्रदेश में, सनफ्लावर कर्नाटका में होता है, कॉटन गुजरात में, जूट वेस्ट बंगाल में, सिल्क कर्नाटका में, हेम्प जो है मध्य प्रदेश में, और कॉफी कर्नाटका में, रबर केरला में, टी असम में, तंबाकू गुजरात में। अगर आपको ज़्यादा स्टेटें याद रहती हैं, सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है, वो भी आप याद कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप टॉप प्रोड्यूसिंग पहले स्टेट ही याद रखते तो वही काफ़ी है आपके लिए। ऑलमोस्ट जो जेकेएसबी के एग्जाम होते हैं वहाँ पे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछते हैं, सिंगल लाइन में क्वेश्चन होते हैं। पेपर जो है करेला में होते हैं, कैश नट्स ये भी करेला में, गिंगर करेला में, टर्मेरिक जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, ये क्या होता है टर्मेरिक, ये स्पीसीज होती है। अब जो है एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा। यहाँ से कुछ अब 15 नंबर पे टॉपिक जो देखोगे अपने सिलेबस में, जीके के सिलेबस में, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें पॉलिटिकल के रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे दिया होगा वहाँ पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल के रिलेटेड टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड टॉपिक, वो हम आपको पार्ट सेकंड में करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारा पार्ट सेकंड आएगा, उसका भी मैराथन सेशन लेंगे, और उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें करवा देंगे। आज जो पॉलिटिकल साइंस के बिना बाकी टॉपिक हैं वो ही करेंगे हम। तो उसके बाद जो टॉपिक आते हैं उसमें एक है फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम देखेंगे कि इंडिया की जो है ज़्यादातर जो फिजियोग्राफी डिवीजन है इंडिया की, वो 5 डिवीजन है इसकी। कौन कौन सी? एक हिमालयस आ जाते हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन आ जाते हैं, द पेनिसुलर प्लाटू ऑफ इंडिया आ जाता है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आ जाता है, और द इंडिया आइलैंड आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये है इंडिया, इंडिया का मैप। उसके बाद हम देखते हैं हिमालयस। ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये फॉर्म हुए थे कन्वर्जेंस ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, जो तिब्बतन प्लेटू है वो इसके नॉर्थ में आ जाता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसके साउथ में आ जाता है। और ये हिमालयन एक्ट करते हैं एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडो गंगेटिक एंड तिब्बतन रिवर सिस्टम। इनके बीच में ये वाटर डिवाइडर एक्ट करते हैं। वो कौन सी प्लेट्स थी जिनका कन्वर्जेंस होने की वजह से बहुत सारे मिलियंस ईयर पहले हिमालयंस का ओरिजिन होता है, वो इंडो और ऑस्ट्रेलिया ये टेक्टोनिक प्लेट थी। उसके बाद जो हिमालय है ये खुद इसकी 3 डिवीजन है। एक ट्रांस हिमालय, द हिमालय माउंटेन रेंज, द ईस्टर्न हिल्स, और ईस्टर्न हिल को क्या कहते हैं? पूर्वांचल भी कहते हैं। ये वाली डिवीजन लैटिट्यूडिनल डिवीजन है, और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन जो है वो 4 हैं। टोटल 7 डिवीजन है, 3 जो है लॉन्गी लैटिट्यूडिनल, और लॉन्गिट्यूडिनल ये 4 डिवीजन है। इसमें आ जाता है पंजाब, कुमाऊं नेपाल, असम, हिमालय। आपको ऐसे समझ अगर नहीं भी आता तो हम इसकी रेंज ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो, आता है काराकोरम रेंज। ठीक है, उसके बाद ये लद्दाख रेंज आता है, लद्दाख रेंज इतनी ही है। उसके बाद जंस्कर रेंज ये इतनी है। उसके बाद आती है द ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय आप देख लो, यहाँ पे इंडिया से यहाँ से स्टार्ट होता है, अफगानिस्तान के पास से, और यहाँ से जाता है नेपाल से होके, भूटान से होके यहाँ तक। उसके बाद पीर पंजाल रेंज आ जाता है, उसके बाद धौलाधार रेंज आ जाता है, उसके बाद लास्ट में अंदर शिवालिक रेंज आ जाता है। इसको आप नॉर्थ साउथ इस पोजीशन से भी याद रखना। ठीक है, सबसे बाहर वाली
साइड कौन सी है, इधर कौन सी है, ये ऐसे सीक्वेंस में याद रखना। ऐसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको जूम करके बता देता हूँ। ये कोराकरम रेंज है, उसके अंदर जास्कर रेंज है, उस लद्दाख रेंज है, उसके अंदर जास्कर रेंज है, उसके अंदर ग्रेट हिमालय, उसके अंदर पीर पंजाल, उसके अंदर दोनादला रेंज। और सबसे जो इंटरनल है वो है शिवालिक रेंज। ग्रेट प्लेन में आपकी जो आ जाती है वो राजस्थान, पंजाब, गंगा, ये वाली, ये वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ग्रेट प्लेन में। उसके बाद पॉलिटिकल डिवीजन पे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। वो फिजिकल डिवीजन में हिमालय के रिलेटेड पूछेंगे, ये रेंज आप याद रख लेना, ये वाली रेंज कौन सी कहाँ पे है। उसके बाद हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करते हैं। सबसे पहले याद रख लेना, ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया के नाइबर कंट्री, ये नेपाल है, ये भूटान है, ठीक है, इधर म्यांमार है, इधर ये चाइना है, इधर ये पाकिस्तान है, और इधर लास्ट पीछे अफगानिस्तान है। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया अपने नाइबरिंग कंट्री में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखो वो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ ऑलमोस्ट 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। उसके बाद चाइना आ जाता है दूसरे नंबर पे, फिर म्यांमार आ जाता है, फिर नेपाल पाकिस्तान आ जाता है, फिर भूटान आ जाता है, फिर अफगानिस्तान आ जाता है, ठीक है। तो अब जो आपके सिलेबस में करेंसी और कैपिटल है, हमने यहाँ पे जो नाइबर कंट्री है इनकी करेंसी अलग से दी हुई है और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी अलग से दी हुई है। यहाँ से आप ये जीत याद कर सकते हो। बांग्लादेश, बांग्लादेश का ढाका, ये ऑलरेडी मैंने करवाया है आपको वीडियो में, अब रिपीट नहीं करवाऊंगा, पीडीएफ से आपको आपको आसान करने के लिए ये नाइबर कंट्री का अलग से हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद अगर सी बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पे एक श्रीलंका और मालदीव ये भी बॉर्डर शेयर करती हैं। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया की कौन सी स्टेट की बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, चाइना के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है। नेपाल के साथ क्या आता है, नेपाल के साथ सिक्किम आ जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। श्रीलंका के साथ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गुल्फ ऑफ मेनर, गुल्फ ऑफ मेनर से श्रीलंका जो है सेपरेट किया जाता है। मालदीव, मालदीव द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन बिलो द लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे मालदीव है। उसके बाद हम मेजर हिल रेंज ऑफ पेनिसुला इंडिया, पेनिसुलर इंडिया की मेजर हिल जो है वो ये पूछ सकता है कि अलावरी रेंज जो है ये कहाँ पे है। ये पेनिसुला इंडिया की रेंज है ये। विंध्या, सतपुरा रेंज, द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है इस रेंज को, ठीक है। पेनिसुला रेंज, फिर कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले कोस्टल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं, कोस्टल एरिया कितना है, वो है ऑलमोस्ट इंडिया का कोस्टल एरिया 75,000 किलोमीटर अराउंड है, 7500 किलोमीटर के अराउंड है। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकते हैं, कुछ है इंपॉर्टेंट रिवर और लेक्स इन इंडिया, ठीक है, रिवर्स और लेक्स। हम बात करते हैं लेक्स की, कौन सी लेक कहाँ पे है, ठीक है। पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश में है, कोलोलू लेक आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब आसाम की बात करें, आसाम की तीन इंपॉर्टेंट लेक हैं, याद रखना, आफ्लॉन्ग लेक, डिपोलबिलोंग और चंद्रपुर लेक। बिहार की कनवल लेक, हमीरसर लेक, कमिरसर लेक बिहार की है, गुजरात की हमीरसर लेक, कनकरिया लेक, ये दोनों गुजरात की हैं। उसके बाद हरियाणा की अगर बात करें तो बदकल लेक हरियाणा की है, ब्रह्मा सरोवर लेक ये भी हरियाणा की है, चंद्राता लेक हिमाचल प्रदेश की है, महाराणा प्रताप सागर लेक
ये भी हिमाचल की प्रदेश की है। डल लेक जम्मू कश्मीर की है। वुल्ले लेक जम्मू कश्मीर की है। अगारा लेक जो है कर्नाटका की है। उलसूर लेक जो है ये भी कर्नाटका की है। कुतनंद लेक ये करेला की है। सस्तामोकोता ये भी करेला की है। बोस्टल लेक ये मध्य प्रदेश की। शिवसागर ये महाराष्ट्र की है। लोकतक लेक ये मणिपुर की है। योम लेक ये मेघालय की है। तमदल ये मिजोरम की है। चिल्का लेक फेमस लेक उड़ीसा की है। हरिकी लेक ये पंजाब की है। हंची लेक पंजाब की है। संबल लेक राजस्थान की है। तमसुक लेक ये सिक्किम की है। चिम्बरम बकम ये तमिलनाडु की है। हुसैन सागर तेलंगाना की है। गोविंद बल्लभ ये उत्तर प्रदेश की है। बेलासागर उत्तर प्रदेश की है। भीमटल उत्तराखंड की है। कालीवेली ये तमिलनाडु की है। ठीक है, कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं लेक्स के रिलेटेड। इंपॉर्टेंट लेक्स के रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। वुलर लेक जो है ये क्या है? ये बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, ये याद रखना। एशिया की सबसे बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है। जो चिल्का लेक उड़ीसा की है ये लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है। सलाइन वाटर लेक चिल्का है। विम्बंदा लेक जो केरला की है ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया कौन सी है? वो विम्बानंद लेक, ये कहाँ पे है? केरला में है। अब चोलम्बू लेक ये क्या है? ये हाईएस्ट लेक है। जो पहले की वो लॉन्गेस्ट थी, ये हाईएस्ट है चोलम्बू लेक। लूनर लेक जो है ये नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मूवमेंट स्लाइन साडा लेक लोकेटेड एट लूनर इन बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, ये 5 फैक्ट इनके रिलेटेड थे। अब देखो देखो कैसे क्वेश्चन है। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक वो चिल्का है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया? वो उदयपुर है। उदयपुर को कहता है कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। ठीक है, अब रिवर्स की बात करते हैं। जेकेएसएबी के द्वारा अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम लिए गए थे, उनमें रिवर्स पे जो क्वेश्चन थे उनका फॉर्मेट कुछ ऐसा था जैसे कि कुछ एक दो रिवर के नाम थे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर गंगा पे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर लेंथ पूछी हुई थी कि उस रिवर की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिवर्स के नाम भी मेंशन किए हैं। वो कौन कौन सी स्टेट को टच करके जाते हैं वो भी मेंशन किया, उनकी लेंथ भी मेंशन किया, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये भी मेंशन किया है, और वो कहाँ पे एंड होते हैं ये भी मेंशन किया है। सारी चीज़ डिटेल में कवर हो जाएगी। जे कैसे भी की जो डिमांड है ना, हमने वैसे ही नोट्स बनाए। ठीक है, वैसे ही तो यही डिमांड है उनकी, तो ऐसे ही नोट बनाए हमने। ठीक है, गंगा की बात करते हैं। ये इन स्टेट से होके जाता है, तो 2525 किलोमीटर इसकी जो है रेंज है। गंगोत्री से स्टार्ट होता है, बिहार बंगाल में एंड होता है। यमुना की बात करें तो इसकी लेंथ जो है 1376 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात करें आसाम और अरुणाचल तिब्बत से होके जाता है, इसकी 2900 किलोमीटर है। महानंदी की बात करें ये 858 किलोमीटर रेंज है। गोदावरी की बात करें तो इसकी 1465 किलोमीटर जो है ये है। कृष्णा की बात करें ये 1400 किलोमीटर है। नर्मदा की बात करें तो ये 1315 किलोमीटर है। तप्ती की बात करें ये 724 किलोमीटर है। स्टेट याद रखनी है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ऐसे भी जब तक आप पीडीएफ से रिवाइज नहीं करोगे ये फैक्चुअल डाटा आपको भूल ही जाएगा। उत्तर प्रदेश गुजरात, उत्तर प्रदेश और गुजरात से गोमती रिवर जाती है, 900 किलोमीटर है। ठीक है, हर एक चीज़ का हमने यहाँ पे मेंशन किया है। कोशी रिवर आ गई, गोदावरी रिवर आ गई। ठीक है, कोशी की जो है कितने किलोमीटर है? ये 720 किलोमीटर है। गंदाकी जो है ये 630 किलोमीटर है। बेटवा जो है ये 590 किलोमीटर है। सोन जो है ये 784 किलोमीटर है। सतलुज ये 1500 किलोमीटर। सतलुज कहाँ से होके जाती है? हिमाचल और पंजाब से। मोंट किले से ओरिजिन होता है और ऊपर में जो है एंडिंग पॉइंट है इसका। रवि 720 किलोमीटर। ब्यास 470 किलोमीटर। चेनाब 960 किलोमीटर। चेनाब हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होके जाता है। तो पंजनद में जो है इसका ओरिजिन होता है और जम्मू कश्मीर में इसका एंड होता है। जेलम है, जेलम की हाइट 725 है। हाइट के किलोमीटर, किलोमीटर 725 है। केवरी 765 है। गागर 108 किलोमीटर है। हुगली 260 किलोमीटर है। डमोडा 592 किलोमीटर है। इंदस 318 किलोमीटर है। तुगक कुदरा ये 531 किलोमीटर है। माही 580 किलोमीटर है।
बे भागीरथ हाई ये 205 किलोमीटर है, सबरमती ये 370 किलोमीटर है, 371, अलकनंदा ये 190 किलोमीटर है, और तीस्ता 309 किलोमीटर है। इंद्रावती भीमना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो रख लेना। इनमें से महानंदा ये इंपॉर्टेंट है, ये 360 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इसमें जो जो मुझे मेन चीज़ें लगी सही लगी वो मैंने इस पीडीएफ में डाली है। सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान जो है इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस सेक्शन में से, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये प्रेजेंट किया गया था इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा जो है फोकस किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी डैम्स में, इरिगेशन सिस्टम में, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये किस पे बेस्ड था, हरूड डोमल मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ये यहाँ पे एक पर्सन है, इससे क्या करती है, रेंट पे ये ज़मीन लेती है, ठीक है, फिर ये इसको रेंट देती है, ये उसके बदले में इससे परचेज करेगा, ठीक है। फिर ये इसको एम्प्लॉयमेंट देगी, ये यहाँ पे काम करेगा, फिर ये इसको सैलरी देगी, ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान जो था ये कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में, और 1956 तक की ये प्लान था। तो इसमें ग्रोथ कितनी हुई थी, इसमें टारगेट था 2.1% का, और ग्रोथ हुई थी 3.6%। ये एक सक्सेसफुल प्लान था, और मेन फोकस इसका, इसमें तीन चार चीजें पूछेंगे। नंबर वन, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा। अच्छा, किस पे मेन फोकस था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे मेन फोकस था। क्या ये सक्सेसफुल था या नहीं, हाँ ये सक्सेसफुल था। सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसे हम पीसी मलहोनिबस ये प्लान भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लान इन्हीं के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इसमें मेन फोकस क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर। ये सेकंड 5 ईयर का प्लान था, ये याद रखना। टारगेट कितना था, 4.5। एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई, 4.27, मतलब 4.50% इसका टारगेट था, और 4.27% थोड़ा कम इसका ग्रोथ हुई, मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं जितनी एक्सपेक्ट किया जाता, लेकिन फिर भी ठीक था, लेकिन टारगेट से कम ही था। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान था, जिसका फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, ये याद रखना। पहला एग्रीकल्चर पे था। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, इसका जो क्या था, इसका फोकस जो था एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, इसका भी एग्रीकल्चर पर मेन फोकस था। और इसके साथ साथ क्या था, देखो एग्रीकल्चर पर इसका फोकस था। ये थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के टाइम पीरियड में, इसका टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, देखो इंडिया के चाइना के साथ वार हुई थी, पाकिस्तान के साथ वार हुई थी, तो ये प्लान जो है ये फेल हो चुका था, ये सक्सेसफुल प्लान नहीं था, लेकिन फोकस इसका एग्रीकल्चर और इम्प्रूवमेंट पे था। फोर्थ प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंदिरा गांधी इनके द्वारा, ठीक है। इसका जो मेन फोकस था वो किस पे था, मेन फोकस था इसका सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ये सेल्फ इंडिपेंडेंस होना, सब कुछ जो है, जहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात की थी, ये 5 ईयर प्लान था, ठीक है। इसमें जो इंडियन बैंक्स थे उनको नेशनलाइज भी किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी टाइम पीरियड में देखा, जिसने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया। तो ये फाइनली ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था, टारगेट था 5.6% का, वो ग्रोथ हुई 3.3%। उसके बाद हम बात करें फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसमें इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये भी इसमें लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसके टारगेट ग्रोथ जो थी 4.4% और एक्चुअल ग्रोथ 4.8%। फर्स्ट के बाद 5 वाला प्लान जो है उसमें जो है ग्रोथ रेट अच्छी होती है, मतलब ये सक्सेसफुल रहते हैं। एक 5 वाला और एक फिफ्थ वाला, बीच वाले तीन जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहते, ठीक है। और इसने फोकस किया एम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी एलिवेशन पे, ठीक है, और गरीबी हटाओ का नारा भी
इसी 5 ईयर प्लान में दिया गया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि गरीबी हटाओ जो स्लोगन था वो कौन से ईयर के प्लान में दिया गया था, वो 5 ईयर प्लान था, 1974 से 78 तक चला ये। उसके बाद ये रोलिंग प्लान, ये सिक्स प्लान, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ फैमिली प्लानिंग वाला सिक्स प्लान था, सिक्स से याद रखना फैमिली प्लानिंग। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वो बता रहे हैं, अगर आपको पूरे रीड करने तो आप पीडीएफ से रीड कर सकते हो। फिर आपको ये बता सक पूछ सकते हैं कि कौन सा रिवॉल्यूशन जो है किसके रिलेटेड है और उसका किसके द्वारा वो लॉन्च किया गया था, फादर ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो पहला रिवॉल्यूशन जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये रिलेटेड है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके फादर हैं एम एस स्वामीनाथ। ठीक है, प्रोटीन रिवॉल्यूशन, ये हाई प्रोटेक्शन, इसका एम हाई प्रोटेक्शन था। टेक्नोलॉजी ड्राइवन सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको ये जो वर्ड है प्रोटीन रेवोल्यूशन कौन करने वाले, नरेंद्र मोदी थे, और इसे लॉन्च किया गया था अरुण जेटली, इन दोनों के द्वारा इस कॉइन किया गया था ये वर्ड प्रोटीन रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के रिलेटेड है, सम पत्रोदा ये इसके फादर माने जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये इस ब्लैक रेवोल्यूशन के रिलेटेड है। फिश प्रोडक्शन, ये रेवोल्यूशन था ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन के फादर किसको जाना जाता है, डॉक्टर अरुण कृष्ण। ब्राउन रेवोल्यूशन रिलेटेड है लेदर, कोको, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट के रिलेटेड। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ये जूट के रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो फ्रूट्स, होनी प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर इनके रिलेटेड है। और गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर हैं निरपक टूटज। ग्रे रिवोल्यूशन है फर्टिलाइजर के रिलेटेड। ठीक है, पिंक रिवोल्यूशन है ओनियन पैरामेटिकल्स इनके रिलेटेड, इसके फादर हैं डुर्केस पैटल। सिल्वर रेवोल्यूशन, इसके फादर माना जाता है इंदिरा गांधी, इनको इनके मदर ऑफ द रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को माना जाता है मदर ऑफ रेवोल्यूशन किसके, सिल्वर रेवोल्यूशन। ये किसके रिलेटेड है, एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा कॉटन। कॉटन का कौन सा रेवोल्यूशन है, वो है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। मीट प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन, इसे रेड रेवोल्यूशन के रिलेटेड है। पोटैटो, पोटैटो के लिए हुआ था रोंड रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन के रिलेटेड है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं एम एस स्वामीनाथन, और व्हाइट रेवोल्यूशन के वर्गीस क्यूरियन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पहली थी वो 1948 में लॉन्च की गई थी। इसमें बात की गई थी कि इंडियन इकोनॉमी को डिक्लेयर किया गया था मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें स्मॉल इंडस्ट्री जैसे कॉटेज की इंडस्ट्री वगैरह इनको इंपॉर्टेंस दी गई थी। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुछ एरिया में। चार कैटेगरी की इंडस्ट्री बनाई गई थी। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हो सकती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा किसी और को परमिशन नहीं थी ओपन करने की, वो थी आर्म्स, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एक्स्ट्रा ऐसी। ठीक है, स्टेट के द्वारा कोल, आयर, स्टील, ये टेलीग्राफ, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये मैनेज की जाती थी। ठीक है, उसके बाद ओपन टू जो प्रोवाइड जो प्राइवेट सेक्शन के लिए ओपन थी, वो बाकी वाली इंडस्ट्री जो रिमेनिंग थी, इसमें यही बात होती। मेन क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 था, इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया था, वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे फोकस किया गया था। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी आती है 1957। ये जो पॉलिसी है इसमें क्या इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस पॉलिसी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें शेड्यूल वन में जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री होती है वो डाली गई थी। शेड्यूल बी में मिक्स पब्लिक प्राइवेट की इंडस्ट्री डाली गई थी। शेड्यूल तीन में अन्य प्राइवेट इंडस्ट्री डाली गई थी। ठीक है, उसके बाद 1977 की जो पॉलिसी थी, इसमें क्या होता है, इसमें इस पॉलिसी में ये था कि एम्प्लॉयमेंट दी जाए। ठीक है, रिडक्शन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, द पॉलिसी मेजॉरिटी फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया गया था। स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री को जो है उस पर मेन इंपॉर्टेंस दी गई थी, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, टिन्नी यूनिट क्रिएट किए गए थे इस पे।
मल्टीनेशनल कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी। मल्टीनेशनल कंपनी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई थी। 1980 की जो इंडस्ट्री पॉलिसी थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें मेन फोकस किया गया था कि प्रमोट किया जाए कंपटीशन को डोमेस्टिक मार्केट में, मॉडर्नाइजेशन लाई जाए, सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन लाया जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाई जाए। ये चीज़ें थी, ये लिबरल लाइसेंसिंग सिस्टम लाया जाए यहाँ पे, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इस पॉलिसी में। उसके बाद फाइनल जो पॉलिसी आती है वो आती है 1991 की पॉलिसी। इस पॉलिसी के जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो एलपीजी है वो लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको इंक्रीज किया गया था 40% से 51% तक इंक्रीज किया गया था, ठीक है। उसके बाद कुछ सेक्टर में तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलो की गई थी, ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी इसमें अलो किया गया था, ठीक है। फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसके बाद जो लाइसेंसिंग सिस्टम था अ, वो भी अबॉलिश किया गया था, बस कुछ ही इंडस्ट्री के लिए वो रखा गया था, ठीक है। जो मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था, एमआरटीपी, ठीक है, वो पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है। एमआरटीपी को अबॉलिश कर दिया गया था। ये सब इसमें हुआ था, ठीक है। इसके रिलेटेड जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, जैसे ये है, व्हेन बाय द फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया, वो आपको पता है, वो 1948 में इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलपीजी एज पर द न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 1991। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एलपीजी क्या है, तो हमने देखा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री पॉलिसी इन इंडिया मेंटेन, ठीक ठीक है, सीधी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ये ऐसे इसके ऑब्जेक्टिव थे। आईडीआर एक्ट क्या था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड द कंसेप्चुअल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका मेन एम क्या था, इफेक्ट क्या थे, एडवांटेज क्या थे, ये सब अब रीड कर लेना। अब कुछ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जो है वो आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, तो हम उनकी बात करते हैं। हम देखते हैं जो करंट अफेयर में 2024 के बजट में स्कीम थी, सबसे पहले उनकी बात करेंगे, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये भी यहाँ पे हमने मेंशन की है, ठीक है। उसके बाद देखो इस पॉलिसी में क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने हाईलाइट किया था इस पॉलिसी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ठीक है। क्यों क्या था, इसमें क्या हुआ है कि 20% राइज हुआ है फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, ठीक है। हाँ, उसके बाद 28% राइज हुआ है फीमेल का हायर एजुकेशन में। उसके बाद ये चीज़, ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था, तो ये याद रखना है, ये डाटा 28% राइज हुआ है। उसके बाद है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो आपके लिए जो स्कीम और उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इसका एम है कि 14,500 ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएं जो मैनेज किए जाएं वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो कितने स्कूल हैं इसके अंदर, 14,500। स्किल इंडिया मिशन, इसमें यह है कि 1,40,00,000 जो यूथ है उसको उसको स्किल प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो कितना नए आईटीआई भी इस्टेब्लिश करने हैं, और क्या है, आईटीआई, आईआईटी, आईआईएमएस, एम्स एक्स्ट्रा ऐसी और यूनिवर्सिटी वगैरह भी इस मिशन के अंदर इस्टेब्लिश करने हैं उन्हें। ये स्किल इंडिया मिशन के अंदर था। पीएम मुद्रा योजना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो इसका ऑब्जेक्टिव है जो इंटरप्रेन्योर हैं उनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उनको लोन्स प्रोवाइड करना। गरीब कल्याण, इसमें क्या आता है, गरीब कल्याण में ये आता है, ठीक है, ये थोड़ा गरीब कल्याण जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा किसको, जो भी इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं।
The direct benefit transfer of 34 lakh crore through PM Jandan account saved 2.7 lakh crore by eliminating leakage, boosting fund of the गरीब कल्याण initiative the finance minister शाह। ठीक है, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 में। ठीक है, तो किसके लिए? प्रोवाइड फाइनेंशियल एड एंड assistance सप्लाई टू द इकोनॉमिक वल्नरेबल ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडेमिक। कोविड 19 पैंडेमिक में जो भी वल्नरेबल थे, जिनको भी नीड थी, गरीब कल्याण योजना स्कीम के अंदर उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी। पीएम स्वनिधि इस स्कीम के अंडर क्या है? देखा, ये ऑफर कर दिया कोलेटरल फ्री माइक्रो लोन। ठीक है, 10,000 से 20,000, 50,000 और 7% इंटरेस्ट सब्सिडी। ठीक है, किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ये पीएम जनमन योजना। ठीक है, इसका क्या है? देखो, सबसे पहले जनमन योजना का जो एम है वो है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स प्रीवियसली लेफ्ट बिहाइंड इन डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट एफर्ट्स के बाहर रह गए हैं ट्राइबल ग्रुप्स, तो उनके लिए है। इसको कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज करती है? ट्राइबल अफेयर्स। पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, ये सपोर्ट करती है आर्टिसंस के रिलेटेड है, आर्टिसंस के रिलेटेड। ठीक है, कि आर्टिसन को क्या किया जाएगा? द स्कीम एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ आर्टिसन प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और सर्विस उन्हें अच्छी सर्विस दी जाएगी बाय प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्किल्स। इसके साथ ही क्या होता है कि जितने भी एक पॉलिटिकल के टॉपिक छोड़ के, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक छोड़ के, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन थे जीके के सेक्शन में, वो अब तक हमने कवर कर लिए हैं। 6 वीडियो इससे पहले थी, ये आज के 7 वीडियो है। ये एक टाइप का मैराथन सेशन ही था, इसमें सभी टॉपिक हमने कवर किए। अब एक रिमेनिंग टॉपिक आपका रह गया है पॉलिटिकल साइंस वाला। वो हम अपनी अपकमिंग वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी उस वीडियो में कवर कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये सभी वीडियो अब तक पहुंच जाए। अब हम अपने चैनल पे फ्री में मॉक टेस्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि सिमिलर जैसे आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, तो ऐसे ही 100 मार्क्स के जितनी मार्क्स जो सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जैसे 25 की इंग्लिश है, 25 की जीके है, 10 की जेएनके के रिलेटेड है, 15 का कंप्यूटर है। तो ऐसे इतने ही मार्क्स को डिवाइड करके आपके लिए हम फ्री में क्वेश्चन लाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।